हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल अरविंद लेक्चरर इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल के नियम पर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जो कि प्रवक्ता भर्ती एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। उत्पत्ति के साधन पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होते, जिसके कारण सीमांत उत्पाद में क्या होता है। तो सीमांत उत्पाद में क्या होगा यदि उत्पत्ति के साधन पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से यह अवगत कर देता हूँ कि अर्थशास्त्र में हमें शब्दों का मीनिंग पकड़ना चाहिए और उसी शब्दों के मीनिंग पर इसका अर्थ छिपा हुआ होता है। देखो, इसमें कौन सा मीनिंग छिप रखा है ये मैं आपको बताता है। देखो, इसमें है पूर्ण प्रतिस्थापन। तो यदि आपको पूर्ण प्रतिस्थापन शब्द का अर्थ आ गया समझ में, तो सोचो कि आपका यह आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो पूर्ण प्रतिस्थापन का मतलब है एक दूसरे की जगह पर यदि हम इनको क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिखना पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि उत्पत्ति के साधन पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होते, जिसके कारण से सीमांत उत्पादन में क्या होगा। तो सीमांत उत्पादन में होगा कमी होगी ना, जब साधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा जाएगा, और यदि कोई जो साधन है वो किसी क्षेत्र में अच्छे ढंग से उत्पादन नहीं कर पा रहा है, तो उसको यदि हम वहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके कारण से क्या हो जाएगा उत्पादन में, यानी जो सीमांत उत्पादन है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रतिस्थापन की जो नहीं होने पर यदि उत्पादन के साधन पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होंगे तो इसके कारण से उत्पादन में कमी आ जाएगी। लेकिन यदि साधन पूर्ण प्रतिस्थापन होंगे, यानी साधन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक उद्यम से दूसरे उद्यम में लगाया जा सकेगा, दूसरी फैक्ट्री में लगाया जा सकेगा, दूसरी फर्म में जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा कि उत्पत्ति वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर बात आ रहा था कि पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होते साधन, तो ऐसी स्थिति में कमी होगी। तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। दूसरा है, ऋज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती है। ऋज रेखाओं पर जो श्रम एवं पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती है वह कैसे होती है। तो इन रेखाओं पर जो श्रम और पूंजी की जो सीमांत उत्पादकता होती है वह ऋणात्मक होती है। कैसे होती है? ऋणात्मक होती है। मैं आपको इसका चित्र भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो ऋज रेखाओं पर पूंजी और ये जो ऋज रेखाएं हैं आपकी यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से ये ऋज रेखाएं हैं, OR दिखाई दे रही है और OL। तो ऋज रेखाओं पर क्या होता है, पूंजी की सीमांत उपयोगिता और श्रम की जो सीमांत उपयोगिता है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, इसके लिए बोलते हैं रिज लाइन। हिंदी में रिज लाइन, इंग्लिश में रिज लाइन और हिंदी में सीमा का मतलब होता है रिज। ठीक है, तो सीमा रेखाओं पर क्या होता है कि पूंजी और श्रम की जो सीमांत उपयोगिता होती है वह ऋणात्मक होती है। तो आपको मैंने ये ऋज रेखाएं भी और ये समुत्पाद रेखाएं, ये कैसी रेखा हैं, समुत्पाद रेखाएं, और ये है आपकी ऋज रेखाएं। तो ये ऋज रेखाओं के भीतर जो उत्पादन होता है वो सबसे अच्छा रहता है किसी उत्पादक के द्वारा। आगे अभी क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, यदि
पूंजी के को ऊर्ध्वाधर अक्ष तथा एल को क्षैतिज अक्ष पर आलेखित किया जाए तो ऋजु रेखीय समलागत वक्र का ढाल होगा। तो यदि इस रेखा पर इसके लिए बोलते हैं उदग्र, इस पर हम क्या दर्शाएं, के यानी पूंजी दर्शाएं, और इस पर के हम क्या दर्शाएं, सर्म दिखाए, जैसे कि अभी मैंने आपको चित्र दर्शाएं। तो जो क्या ऋजु रेखीय जो समलागत जो वक्र का ढाल होगा वो क्या होगा, तो इसका जो हो गया माइनस पी एल इन प्राइस ऑफ एल अपॉन पी के यानी प्राइस ऑफ के होगा। ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 मैं जूम कर रहा हूँ इसे ताकि आपको सही ढंग से। साधनों की अविभाजिताएं सर्म विभाजन एवं विशिष्टीकरण आदि के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये साधनों की अविभाजिता सर्म विभाजन और विशिष्टता के कारण से ये पैमाने का प्रतिफल होता है। आप ध्यान रखें, इसके कारण से क्या होता है, ये पैमाने का प्रतिफल होता है। पैमाने के प्रतिफल में क्या होता है कि जब हम सभी साधनों में वृद्धि करते हैं तो उस में वृद्धि करने से शुरुआती दौर जो होता है वो वृद्धि वहाँ पर हमें हासिल होती है, यानी उत्पादन में वृद्धि मिलती है, और इसके लिए बोलते हैं पैमाने का प्रतिफल, जो किसके कारण से होता है, साधनों की अविभाजिता मतलब यदि हम साधनों को विभाजित नहीं कर सकते हैं, कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता है, और सर्म विभाजन और विशिष्टीकरण, और कुछ ऐसे साधन होते हैं कि जैसे सर्म है, तो सर्म का यदि विभाजन इस प्रकार की जो किया जाता है जो कि उसकी योग्यताओं को ध्यान में रख कर के हैं, तो इसके लिए बोलते हैं विशिष्टीकरण। तो इससे क्या होता है कि पैमाने का प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। पांचों क्वेश्चन हैं। जब उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि साधन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है तब उत्पन्न होता है। ये बोला है कि यदि साधन मानवाद के यदि उत्पादन के साधन में कितने % की वृद्धि की माना, 5% की वृद्धि की, जब उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि साधन में आनुपातिक वृद्धि से अधिक हो, और जो उत्पादन में जो वृद्धि है कि वो किस साधन में जो आपने वृद्धि की उससे अधिक हो, तो माना कि उत्पादन में 10% वृद्धि, यदि तुमने साधनों में 5% की वृद्धि की और उत्पादन 10% की वृद्धि हुई, तो इसको क्या माना जाएगा, तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल हो जाएगा। 6 वहाँ क्वेश्चन है, जब उत्पादन में आनुपातिक परिवर्तन साधन मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन से कम हो, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि जब उत्पादन में आनुपातिक परिवर्तन साधन में यानी जब Q यानी उत्पादन में कम होता है, मानव के 5% होता है वृद्धि, लेकिन जो तुमने साधन बढ़ाए यानी फैक्टर जो थे यानी उत्पत्ति के साधन थे, और यदि वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ाए, ज़्यादा यानी प्रतिशत में बढ़ाए, माना कि ये 10% बढ़ाते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था बोलेंगे, क्योंकि हमें घटते रूप में क्या हो रहा है, उत्पत्ति मिल रही है, निर्गत प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। वह प्रश्न है, निम्नांकित कौन सा कथन सत्य है। देखो तो इसमें सत्य जो है साधन कीमत प्रभाव, यानी साधनों की जो कीमत का प्रभाव है वो किसका योग है, उत्पादन प्रभाव और तकनीकी प्रतिस्थापन। यदि हम तकनीकों को क्या करते हैं, बदलते हैं, तो उनका योग है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए वाले को आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है,
औसत अनुपात और पैमाना विचार क्रमशः संबंधित है। देखो जो अनुपात है, जैसे हमने बोला कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, यानी ये अल्पकाल से संबंधित है। और पैमाना, पैमाने का प्रतिफल, ये दीर्घकाल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 का बी। पैमाना का प्रतिफल दीर्घकालीन अवधारणा है, जबकि अनुपात यानी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अल्पकाल से संबंधित है। ठीक है, ज़्यादा ऑप्शन भी हमें इसकी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आती बारी प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 है, तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव की दशा में उत्पादन का वास्तविक व्यय। तकनीकी प्रतिस्थापन, अब यहाँ पर फिर दोबारा से ये शब्द आया, प्रतिस्थापन मतलब एक दूसरे के स्थान पर यूज करना। तो यदि टेक्नोलॉजी एक दूसरे के स्थान पर यूज की जाती है तो प्रभाव की दशा में उत्पादक का जो वास्तविक व्यय है वो क्या हो जाएगा? घटता जाता है, बढ़ता जाता है, स्थिर रह जाता है। देखो कोई भी उत्पादक है वो तकनीक को क्यों बदलता है? वो तकनीक को इसलिए बदलता है कि उत्पादन अच्छा हो, न कि लेकिन जो वो वास्तविक व्यय है उसमें वहाँ परिवर्तन नहीं करना चाहता, यानी वो स्थिर बना हुआ रहता है। वो तो सिर्फ उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, न कि वास्तविक व्यय को वह उतना ही रखना चाहते हैं, यानी स्थिर बना हुआ रहता है। तो कौन सा वाला होगा? सी वाला होगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक संयोग के विपरीत है? देखो ये संयोग के, तो साधनों का अनुकूलतम संयोग, ये भी सही है। साधनों का न्यूनतम लागत संयोग, ये भी एक संयोग। उत्पादक का संतुलन, ठीक है, उत्पादक का संतुलन कहाँ पर होगा? ठीक है, तो ये भी एक विशेष संयोग की बात। उत्पादन द्वारा तकनीकी में परिवर्तन, ये वाला कोई संयोग नहीं है, ये तो वह स्वयं करता है तकनीकी में परिवर्तन, तो ये कोई संयोग नहीं है। संयोग ये 3, ये विशेष संयोग की बात है, ये किसी भी प्रकार का संयोग प्रदर्शित नहीं करता है। प्रश्न नंबर 11 है, समोत्पाद वक्र वह भाग है जो ऋजु रेखाओं के बीच में होता है। समोत्पाद वक्र का वह भाग, ये क्या है? समोत्पाद वक्र है, ये आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये क्या है? सम उत्पाद वक्र है, दिखाई दे रहा है आपको? समुद्र ये ऊपर से नीचे की ओर है, और इसमें जो ऋजु रेखाओं के बीच में जो भाग होता है, ये ऋजु रेखा मैं आपको बता लेता हूँ। ये ऋजु, वैसे मैंने अभी आपको बताया था जस्ट इससे पहला है, और फिर भी आपको दोबारा बता लेता हूँ। ये देखिए ऋजु रेखाएं वाला जो भाग है, ये और ये, तो इसके भीतर का जो ये भाग है तो ऋजु रेखाओं के बीच में होता है। तो क्या होता है? यह उत्पादक के लिए हानिकारक होता है, लाभदायक? तो ये उत्पादक के लिए लाभप्रद होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने इसका चित्र भी आपके लिए एक हेल्पफुल के रूप में आगे लाया है, और आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 12 है, दोनों साधनों की संयुक्त मांग होने पर साधन कीमत वक्र। यदि दो साधन हो संयुक्त मांग, अब देखो फिर शब्दों पर जाइए। संयुक्त मांग, संयुक्त मांग का मतलब ऐसी वस्तुएं जो साथ साथ की जाती, तो दोनों साधनों की संयुक्त मांग, यदि कोई साधन हो और वो एक साथ उनकी मांग की जाती है, तो जो साधन का जो कीमत वक्र होगा वो कैसे होगा? तो सीधी सीधी बात है कि जब एक की मांग बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी, जब एक ही घटेगी तो दूसरी, यानी उनका मांग कैसा होगा? धनात्मक होगा। तो बाएं से दाएं ऊपर की ओर उड़ता हुआ जाएगा, यानी उनका वक्र ऐसा जाएगा कि यदि मानो एक एक्स साधन है, ये वाई साधन है। यदि एक्स की मात्रा बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो इसकी भी बढ़ेगी, यदि इसकी बढ़ेगी तो इसकी बढ़ेगी, इसकी घटेगी तो इसकी भी घटेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13 है, दीर्घकाल में प्राप्त होने वाली आंतरिक एवं बाह्य बचतें होती है। तो देखो ये स्थिर बनी हुई रहती है, निरंतर बनी बढ़ती रहती है, या कुछ समय बाद घटती है। तो ये उपयुक्त सभी स्थितियाँ इसमें संभव होती, कुछ भी होती। दीर्घकालीन में क्या होता है? आंतरिक एवं बाह्य बचतें का कुछ भी कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है 14वां है, दोनों साधनों के परस्पर स्थानापन्न होने की दशा में साधन कीमत वक्र, अभी मैंने बताया है बाएं से दाएं नीचे, बाएं से दाएं नीचे गिरता, दोनों साधनों के परस्पर स्थानापन्न। अब देखो, अब ये बाएं से दाएं यदि हम स्थानापन्न वस्तु करें, ये x है ये y है, और ये साधन कैसे स्थानापन्न है, यानी यदि हम x की मात्रा को बढ़ाते हैं तो y की घटाना पड़ेगी। देखो यदि y की बढ़ाते हैं तो x की मात्रा को क्या करना पड़ा, ये काम करना पड़ रहा है। तो वो ऐसे होने पर जो कीमत रेखा है या वक्र है वो कैसा होगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 15 है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है। अभी मैंने बताया कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन पैमाने के प्रतिफल से संबंधित है, और अल्पकालीन जो उत्पादन फलन है वो उत्पत्ति नियम से, उसे उत्पत्ति नियम कहते हैं, उत्पत्ति के नियम कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 16 है, उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं को प्रदर्शित किया जाता है। उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं को प्रदर्शित किया जाता है, किसी से किया जाता है, ऋजु रेखाओं द्वारा। इसे कहते हैं आर्थिक क्षेत्र। अभी मैंने आपको आर्थिक क्षेत्र वो बताया था, यूं वाला ये जो बताया था, तो इसका भीतर वाला जो क्षेत्र है तो इसे हम कहते हैं आर्थिक क्षेत्र, और इसको ऋजु रेखाओं द्वारा प्रदर्शित, यानी ये ऋजु रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो ऋजु रेखाएं हैं इनके भीतर का जो क्षेत्र होता है वह उत्पादक के लिए सर्वोत्तम लाभकारी होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 17 वाला जो प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। उत्पादक का अधिकतम लाभ किस घटक पर निर्भर करता है। उत्पादक का जो अधिकतम लाभ है वो किस घटक पर निर्भर करता है। साधनों की भौतिक उत्पादकता, साधन की कीमत रेखा पर, उपयुक्त दोनों। तो उपयुक्त दोनों पर ये उत्पादक का लाभ जो है, देखो साधन की भौतिक उत्पादन, यदि साधन की भौतिक उत्पादन क्षमता यदि अधिक होगी तो क्या होगा भाई, उसको लाभ होगा, सीधी बात है। और ये दूसरा वाला साधन की कीमत रेखा, तो साधन की कीमत रेखा का मतलब है कि साधन की जो कीमत है वो जितनी कम होगी तो उतना ही उसको क्या होगा, अधिकतम लाभ होगा। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन 17 का सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समूह उत्पाद वक्र मूल बिंदु के सापेक्ष जहाँ तक उन्तोदर है वहाँ क्या उत्पादक को सदैव उत्पादन नहीं करना चाहिए, उत्पादक को सदैव उत्पादन करना चाहिए। अभी मैंने बताया, तो क्या उत्पादक को सदैव उत्पादन करना चाहिए, अभी मैंने बताया। ठीक है। जो सम उत्पाद का जो मूल बिंदु के सापेक्ष है, जहाँ तक उन्तोदर होता है, कॉन्वेक्स होता है, वहाँ तक क्या करना चाहिए, एक उत्पादक को सदैव उत्पादन करना चाहिए। अब इसका बार बार चित्र बनाना सही नहीं है। ठीक है ना। अब है प्रश्न नंबर 19वां है, मूल बिंदु से खींची गई कोई भी रेखा, जो मूल बिंदु से जो खींची गई कोई भी रेखा होती है वो अनुपात को बताती है या पैमाने को बताती है। तो मूल बिंदु से ये जैसे है, तो ये मूल बिंदु से खींची गई रेखा, तो ये क्या बताती है, पैमाना बताती है कि किस साधन की मात्रा कितनी कितनी में आपने यूज की है। प्रश्न नंबर 20 है, जब कुल उत्पादन गिरती है तब सीमांत तब परिवर्तनशील साधन सर्व की, जब देखो कुल उत्पादन गिरती है, कुल उत्पादन क्या हो रहा है, गिरती है, तो यहाँ पर देखो ये है टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन यहाँ से क्या हो रहा है, गिर रहा है, यहाँ तक तो बढ़ रहा है, दूसरी अवस्था तक यह बढ़ता है। अब तीसरी अवस्था में जबकि कुल उत्पादकता यानी टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि मार्जिनल जो उत्पाद है, सीमांत जो उत्पाद है वह क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है। ये जीरो है, यहाँ पर जीरो वाला लाइन है, जीरो से नीचे आ रहा है यानी ईओ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि
MP ऋणात्मक होती है, यानी जब कुल उत्पादन गिरती है तो MP क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। अब देखो ये मैंने ये चित्र भी आपके लिए लाया है ताकि आप इस क्वेश्चन को और बेहतरीन ढंग से समझ सके। नाउ नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 है, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना ही उत्पादन है। देखो किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना, हम क्या करते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करते हैं। तो ये कहा है, थॉमस ने कहा है और बहुत अच्छी परिभाषा इन्होंने दी है, आप इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि उत्पादन करने का मतलब है कि हम किसी वस्तु के मूल्य में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। कहने का मतलब इन वस्तुओं का निर्माण नहीं करते बल्कि वो हम मूल्य की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। प्रश्न नंबर 22, उत्पादन के मौलिक उद्देश्य हैं, यानी उत्पादन क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, ये लाभ अर्जन के लिए, न कि मानव संतुष्टि, ये संतुष्टि वगैरह वगैरह कुछ नहीं होता। मेन क्या होता है, लाभ के लिए। कोई भी ये जो उत्पादक होता है वो लाभ कमाना चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 है, उत्पादन की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले आंतरिक तत्व हैं। आंतरिक उत्पादन के साधनों की कुशलता, ठीक है, ये भी है। उत्पाद साधनों का इष्टतम सहयोग, मतलब उसका जो हमारे पास मौजूद साधन है उनका सही ढंग से इस्तेमाल करना। तो वो क्या करता है, कार्यक्षमता पर क्या डालता, प्रभाव डालता है। उत्पादन की आदर्श योजना और ये किस ढंग से उत्पादन किया जाए उसकी क्या प्लानिंग है। तो ये सभी क्या करते हैं, उत्पादन की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, उत्पादन का मूलभूत अर्थ है। तो रोजगार बढ़ाना, लाभ अर्जित करना, ये अर्थ पूछ रहे। उत्पादन मतलब किसके लिए बोलते हैं, तो किसके लिए, अभी मैंने बताया उत्पादन का मतलब है कि उसके मूल्य में वृद्धि करना, यानी तुष्टि गुण बढ़ाना, संतुष्टि का जो लेवल है वो बढ़ाना। तो इसका क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 25वां, आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है। अब किसी ने आर्थिक उपयोगिता के आधार पर इसके लिए बताया है कि आर्थिक उपयोगिता का सृजन यानी उसकी उपयोगिता में वृद्धि करना। तो ये क्या है, प्रोफेसर एली ने कहा है। किसने कहा है, प्रोफेसर एली ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 26वां क्वेश्चन है, उपयोगिता वृद्धि की रीति है। उपयोगिता किस ढंग से वृद्धि की जा सकती है, रूप में परिवर्तन करके, स्थान में परिवर्तन करके, समय में परिवर्तन करके, उपयुक्त सभी। देखो ये सभी है। क्यों सभी है, क्योंकि हम रूप बदल करके किसी भी वस्तु का क्या कर सकते हैं, उसकी उपयोगिता में बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कि देखो मूंग की जो दाल होती है ना, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल दूंगा। मूंग की दाल होती है तो आप उसकी दाल बना सकते हैं सिंपल सी, लेकिन यदि आप उसके साथ थोड़ा सा क्या डालते हैं, हल्का सा नमक मिर्च डाल करके और उसको एक जो पैकेट में बंद कर देते, तो आपने उसका क्या कर दिया, रूप परिवर्तन कर दिया। अब एक छोटी सी जो है 50 ग्राम नमकीन आपकी जो है कितने रुपए में बिक जाएगी। तो ये क्या होगा, आपने क्या किया, उसका उपयोगिता में वृद्धि कर दी, स्थान परिवर्तन। अब देखो यदि आप ये क्या आइसक्रीम है, यदि आप आइसक्रीम जो है ऐसे या तो इलाकों में ले जाते कहीं ठंडे इलाके में यानी बेचते हैं तो क्या बिकेगी, नहीं बिकेगी। यदि आपने उसका स्थान परिवर्तन कर दिया, गर्मी वाले इलाकों में उसको ले गया, अरे बिल्कुल वो तुरंत बिक जाएगी। तो स्थान परिवर्तन। समय परिवर्तन, तो समय के अनुसार भी वो भी होता है। ठंड से लेकर के, ठंड का समय है या गर्मी का समय है, उसके अनुरूप भी आप वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये सभी तत्व क्या हैं, सही हैं उपयोगिता की रीतियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन का अर्थ है, अभी बताया है, उपयोगिता का सृजन करना, फर्स्ट वाला। 28वां है, उत्पत्ति वृद्धि नियम, यानी वर्धमान नियम की क्रियाशीलता की दशा में औसत लागत की प्रवृत्ति होती है। औसत जो लागत की प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, उत्पत्ति वृद्धि नियम। तो यहाँ पर मैं आपको बता लेता हूँ कि उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम
तो आप यहाँ पर देख ये उत्पत्ति वृद्धि नियम, यहाँ पर देखिए उत्पत्ति वृद्धि नियम उसको बोलते हैं जब क्या होता है कुल उत्पादन, जब क्या हो रहा है कुल उत्पादन हमारा बढ़ता हुआ ये जा रहा है यहाँ तक, ये उत्पत्ति वृद्धि। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है कि प्रश्न नंबर 8 है कि औसत लागत क्या होगी। तो औसत जो लागत होगी उत्पत्ति वृद्धि नियम, तो उसमें क्या होगा भाई, कुल उत्पादन हमारा कब बढ़ेगा, जब लागत क्या होगी, घटेगी। तो ये सिंपल सा इसका उत्तर था कि घटने की। तो जो औसत लागत होती है वो क्या होती है शुरुआत में, जब कुल उत्पादन बढ़ता है तो औसत लागत कम होगी भाई, तभी तो बढ़ेगा, तभी तो कुल उत्पादन बढ़ेगा जब लागत क्या होगी, कम होगी। तो इसका ऑप्शन बिना चित्र के भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, ऊपरी कथन को अंकित कीजिए। क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम उस स्थिति को कहते हैं। अब वृद्धि नियम किस स्थिति को कहते हैं, जब कुल उत्पादन बढ़ता जाए, औसत उत्पादन बढ़ता जाए, सीमांत उत्पादन बढ़ जाए, जब सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन से अधिक हो। जब सीमांत उत्पादन क्या होता है, औसत उत्पादन से अधिक हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। जब क्या होता है उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या होता है कि जब तक सीमांत सीमांत उत्पादन जो है वो औसत उत्पादन से ऊपर रहता है। ये देखिए ये है यहाँ पर उत्पत्ति वृद्धि नियम, ये यहाँ पर उत्पत्ति वृद्धि नियम है। उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो रहा है, उत्पत्ति वृद्धि नियम हो रहा है, जिसमें क्या है कि ये जो फर्स्ट स्टेज है, ये जो फर्स्ट स्टेज है ये उत्पत्ति वृद्धि नियम को प्रदर्शित कर रहा है। और उत्पत्ति वृद्धि नियम में आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये वाला स्टेज है वो ये उत्पत्ति वृद्धि नियम। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस बिंदु को भी देख लीजिए कि ये जो एमपी है, एमपी क्या है, ऊपर है, किससे, एवरेज प्रोडक्शन से एमपी क्या है, ऊपर है, मार्जिनल प्रोडक्शन एपी से ऊपर है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। आप इस चित्र के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको सही ढंग से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से किस मान्यता पर क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम, ये जो उत्पत्ति ह्रास नियम है उसकी मान्यताएं क्या है। तो उत्पादक की अभिरुचि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भूमि की मात्रा स्थिर है, उत्पत्ति की कला में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये वाला इसका सही आंसर है। यह श्रमिक पूर्णतः गतिशील होता है, उत्पत्ति की कला में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 है। प्रश्न नंबर 31 पे यदि हम जाएंगे, प्रश्न नंबर 31 है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की तीसरी अवस्था है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की जो तीसरी अवस्था है वो क्या है, एपी ऋणात्मक होती है, एमपी ऋणात्मक होती है, या एपी और एमपी दोनों ऋणात्मक होती है। तो कौन सी वाली हो जाएगी, 31 का बी वाला आंसर हो जाएगा कि एमपी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अभी मैंने चित्र आपको बनाया था कि यूँ होती एमपी एस जाती यहाँ पर शून्य हो जाते और शून्य के बाद ये ऋणात्मक हो जाते। तो ये वाली जो स्थिति, इसके बाद वाली स्थिति है, यहाँ पर टीपी क्या होता है, हाइस्ट पे होता है और ये थोड़ा सा घटने लग जाता है, लेकिन ये जो है एमपी क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 32 है, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने उत्पत्ति वृद्धि नियम को माना है। इन्होंने उत्पत्ति वृद्धि नियम को क्या माना, एक अनुभव सिद्ध, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, एक अनुभव सिद्ध तथ्य माना इन्होंने। दीर्घकाल में साधनों का प्रयोग बदलता है,
या प्रयोग पैमाना बदल, तो दीर्घकाल में हमारे पास लंबा समय होता है, इसलिए यहाँ पर आप पूरा ही पैमाना ही को क्या कर कर देते हैं, बदल देते हैं। तो ये जो 33 का जो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 34वां जो क्वेश्चन है, तो 34वां क्वेश्चन है, उत्पादन की दूसरी अवस्था आरंभ होती है जब एपी गिरती है, ऐसा होता है। तो देखो 34वां में क्वेश्चन के लिए हम फिर से जरा थोड़ा चित्र का सहारा लेंगे। ये देखो दूसरी अवस्था, ये है दूसरी अवस्था है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही दूसरी अवस्था में टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ तो रहा है, लेकिन ये जो एपी है ये क्या हो रहा है, घट रहा है, और एमपी भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अब हमने आंसर देना है। अब आंसर क्या है कि दूसरी अवस्था जो जो होती है एपी गिरती क्या ऐसा सदैव होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा सदैव होता है। तो इसका इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा सदैव होता है। ये मैंने आपको चित्र में भी बता लिया। अब प्रश्न नंबर 35वां का उत्तर, 35वां प्रश्न को हम हल करेंगे। श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने उत्पत्ति ह्रास नियम, पहला वाला था उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। अब ह्रास क्यों होता है, एक तार्किक अनिवार्यता है, यानी उन्होंने एक तार्किक व्याख्या दी है कि उत्पत्ति ह्रास नियम क्यों लागू होता है। तो इसका जो ऑप्शन है एक तार्किक अनिवार्यता, उन्होंने इसे बताया। प्रश्न नंबर 36 से उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण, देखो मुख्य कारण है कि साधन हमारे पास सीमित होते हैं और कुछ साधनों का पूर्ण के स्थानापन्न यानी अपूर्ण स्थानापन्न होता है, यानी हम उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदल सकते, तो इसलिए उपयुक्त दोनों। तो इसका सी वाला ऑप्शन इसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36 से उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य सॉरी ये वाला मैंने यहाँ लगा दिया टिक, ये जो 36 का था सी। अब 37वां वाला है, 37वां वाले प्रश्न की और हम चलते हैं। कौन सा नियम उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, ये भी उत्पत्ति ह्रास नियम पर से संबंधित है। रिकॉर्डों का लगान से सिद्धांत, ये भी उत्पत्ति के ह्रास नियम। सीमांत उत्पादकता की उत्पादकता भी क्या होती है, घटती जाती है। तो ये उपयुक्त सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आती बारी 38वां प्रश्न की। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की पहली अवस्था होती है जहाँ, अब देखो इसकी पहली अवस्था कहाँ है, पहली अवस्था ये वहाँ तक होती है जहाँ पर एपी और एमपी आपस में मिलते हैं। ये देखिए इस बिंदु पर इसे पहली अवस्था कहते हैं। तो अवस्था परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की पहली अवस्था समाप्त होती है। पहली अवस्था समाप्त कहाँ पर हो रही, ये तो यहाँ पर और यहाँ पर समाप्त हो रही है। अब देखते हैं विकल्प के अनुसार चलते हैं। एमपी अधिकतम हो, देखो एमपी के इसमें अधिकतम है नहीं, एमपी अधिकतम कहाँ हो रही है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन पर हो रही है। एपी अधिकतम है, तो देखो एपी अधिकतम है, एपी अधिकतम है। एपी और एमपी को ऊपर से काटें, एपी वक्र एमपी को ऊपर से काटें, एमपी वक्र एपी को उसके अधिकतम बिंदु पर काटें। एमपी जो वक्र है वो उसको अधिकतम बिंदु पर काटे। तो ये यहाँ पर देखो, ये जो एमपी जो वक्र है ये क्या है, एमपी वक्र है, एमपी वक्र है, ये क्या करे, एपी वक्र को अधिकतम बिंदु पर, यानी यहाँ पर एपी अधिकतम है। देखो क्वेश्चन का ऑप्शन ए भी था कि एपी अधिकतम होता है, ठीक है, एपी अधिकतम तो होता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन ही आ रहे हैं कि एपी मतलब अधिकतम भी है और एमपी उसको वहाँ पर क्या हो रहा है, काट रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी वाला हो जाएगा कि MP वक्र AP वक्र को उसके अधिकतम बिंदु पर काटें। वो क्या होता है, पहली अवस्था वहाँ पर समाप्त होती है। इस फिगर को भी आप याद रख सकते हैं अपने दिमाग में, आप इसे नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 39, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में क्या होता है। जब ऋणात्मक प्रतिफल की परिवर्तन साधन की जो सीमांत उत्पादकता होती है वो ऋणात्मक हो जाती है। अभी मैंने चित्र में बताया है कि जो MP है, MP क्या हो जाती है, ये यहाँ से नीचे चले जाती है। जीरो अक्ष से ये शून्य अक्ष है, ये इससे भी नीचे चले जाती है MP। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, V वाला हो गया। ज़्यादा पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न नंबर 40 है, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था में मोड़ के बिंदु पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के बाद TP वक्र X अक्ष के प्रति होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर। तो इसमें पूछ सका है कि बढ़ते प्रतिफल की अवस्था में मोड़ के बिंदु तक और तक के बाद। अब दो क्वेश्चन है, यहाँ पर ये मोड़ का बिंदु है, ये देखो ये मोड़ के बिंदु तक, तो ये कैसा होता है, ये उन्तोदर होता है यानी कॉन्वेक्स होता है। ये कैसा होता है, उन्तोदर। लेकिन मोड़ के बिंदु के बाद यानी ए वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन कैसा है, कॉनकेव है। ये कैसा वाला वो है कॉनकेव, और कॉनकेव का मतलब है अवनतोदर। अवनतोदर, नतोदर होता है। कैसा होता है, अवनतोदर। यानी ये जो वो क्या है, एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष की ओर ये के अंदर की ओर झुका हुआ है। यानी ये कॉन्वेक्स नहीं है बल्कि कॉनकेव है। तो कितने क्वेश्चन हो गए आज, 40 क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आशा है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद कि जितने क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम अगली वीडियो में लाएंगे ताकि आप ज़्यादा बोरियत ना हो। तो गाइज़ यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी आपके लिए और अधिक ढंग से और अधिक अच्छे प्रयास से मेहनत कर सकें। इसके लिए आपको थोड़ा सा सहयोग करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों थैंक यू मच।